नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत है। तो भैया आज के इस लेक्चर की हम बात करें, आज के इस क्लास की हम बात करें, आज हम क्या करेंगे, आज हम कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की आज हम बात करेंगे। और आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। हम अपने ही बारे में बात करेंगे, हम इंसानों के बारे में बात करेंगे कि इंसानों का कितना बड़ा योगदान होता है, ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में मानव का कितना बड़ा योगदान होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम आपको पता लग ही गया होगा। तो भाई चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेज, इसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि कोई भी चैप्टर शुरू करो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी अगर चैप्टर शुरू करोगे तो उसके नाम पे जाया करो, हमेशा उसके नाम पर जाया करो। भाई नाम में सर क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है बेटा, नाम में बहुत कुछ रखा है। पीपल एज रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो देखो, यहां पर हम संसाधन के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि संसाधन सर क्या होता है, पहले हमें ये तो बता दो कि संसाधन का मतलब क्या होता है। तो हम संसाधन के रूप में अगर लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें संसाधन का मतलब भी पता होना चाहिए। तो देखो, संसाधन का अगर मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में मतलब बताऊं तो संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है। मतलब कि मान के चलो आप फोन लेके पकड़े हो, है ना, उसमें इंटरनेट चल रहा है और आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो वो फोन जो है और वो जो इंटरनेट जो है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, आपके लिए वो संसाधन का काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं अपनी बात करूं, ये सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हो, मेरे हाथ में रिमोट देख रहे हो, मेरे हाथ में पेन देख रहे हो, सामने कैमरा जो है, ये सब मेरे लिए क्या है, संसाधन है ना। और वो जो इंटरनेट जो आपको और मुझे कनेक्ट किए हुए है वो भी एक संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन का सिंपल सी साधारण सी भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी चीजें हमारी जो धरती पे मौजूद है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। वैसे तो कई सारी चीजें और इसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही जानो। तो यहां पर क्या बोला गया है कि मानवों को संसाधन बताया गया है ना, जो लोग हैं उनको संसाधन बताया गया है। तो यार एक बात बताओ कि मान के चलो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है ना, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, तो इन संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा। अरे एक बात बताओ भाई, ये जो कैमरा आप देख रहे हो, इंटरनेट आप देख रहे हो, फोन जो आप पकड़े हुए हो, ये सब बनाया किसने है, मानवों ने बनाया है ना। तो हम मानव भी एक तरीके की पूंजी है, हम भी एक तरीके की संपत्ति है। अगर मानव ही ना हो तो फिर हम इन सारी चीजों को कैसे बना पाएंगे। ये जितनी भी चीज आप पढ़ते हो, संसाधन शब्द का इस्तेमाल ही किसने किया है, मानवों ने किया है। तो मानव भी तो एक संसाधन है ना, मानव भी तो आप सबकी जरूरतें पूरा कर रहा है। मान के चलो ये जो टीवी है, ये जो कैमरा है, आपके हाथ में जो फोन है, ये बनाया किसने, इंसानों ने ही तो बनाया है। तो इंसान एक दूसरों की जरूरतों को भी तो पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, तो यहां पर हम मानव संसाधन के बारे में बात करेंगे, मानव पूंजी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी देश की जो मानव पूंजी होती है वो कितना बड़ा योगदान देती है भाई उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश का विकास जो हो रहा है। अब मान के चलो आप कोई भी देश देख लो, पूरे दुनिया का आप कोई भी देश देख लो, अगर उस देश का विकास हो रहा है तो वहां का जो मानव संसाधन होगा वो उच्च स्तर का होगा। एक मैं उदाहरण लेता हूं आपको जापान का। अब जापान की हम बात करें तो जापान के पास कोई भी संसाधन नहीं है। जैसे होता है ना, जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, ना उनके पास तेल है, ना उनके पास कोयला है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ किसी भी तरीके का उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक कैसा देश है, एक विकसित देश है वो। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने मानव संसाधनों के ऊपर इतना काम किया है कि अगर एक कोयले से हम अगर इतनी इतनी ऊर्जा निकालते हैं तो वो इतनी ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो टैलेंटेड हैं, उनकी जो आप बोल सकते हो स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है हमसे। तभी तो मान के चलो उनके यहां पे बुलेट ट्रेन चल रही है, इंडिया में बुलेट ट्रेन 2 साल बाद शुरू होगी, चाइना में बुलेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। क्यों, क्योंकि भैया संसाधन तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है, जापान के पास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तो भाई अपनी बुलेट ट्रेन दौड़ा रहे हैं। क्यों दौड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो मानव है वो बहुत ज्यादा कैसे हैं भाई, बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हो अच्छी मात्रा में है, अच्छी क्वालिटी में है। मात्रा नहीं बोलोगे, मात्रा तो बहुत कम है। यहां पर आप अगर क्वालिटी पे फोकस करोगे वो बहुत ज्यादा है। तो उनकी अगर मैं जापान की बात करूं, जैसे अब आज की मैं आजकल का जो उदाहरण मैं लूं तो चाइना की बात करूं, तो चाइना ने एक ऐसी ट्रेन बना दी है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब सोच के देखो, वही संसाधनों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वही संसाधनों का इस्तेमाल हम भारत वाले कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसी ट्रेन बना नहीं पाई। क्यों, क्योंकि उनका जो मानव संसाधन है, उसके पास जो कौशल है वो अलग लेवल का है, उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो उन स्किल्स का इस्तेमाल कर कर वो दूसरे जो संसाधन है ना, जो निर्जीव संसाधन है, उनका बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
समझ में आया? तो आप सोच के देखो कि किसी भी देश के लिए जो मानव संसाधन होते हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही इसी के साथ जो हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना? थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब यही जो चीज है आपको आगे काम आएगी, आगे जो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना? वैसे हम क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, संसाधन के रूप में। संसाधन के रूप में लोग, ये एक काट दो, है ना? संसाधन के रूप में लोग। तो अगर मैं बात करूं उस चैप्टर की, तो उसमें क्या कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो देख लो थोड़ा थोड़ा सा। तो यहां पर लोगों का जो है, लोगों का यहां पे लोगों का जो है संसाधन के रूप में लोग, है ना? यहां पर हम बात करेंगे किसकी, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। क्या क्या जो है इनके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता, कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसकी गुणवत्ता कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, उसकी क्वालिटी। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। देखो हमारे देश में क्या है, अब जो जैसे जापान की हम बात करें, जापान की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम जनसंख्या जापान की। पूरे यूपी जितनी होगी शायद उनकी जनसंख्या, लेकिन उनका मानव संसाधन हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। उनकी जो प्रौद्योगिकी है वो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। क्यों ज्यादा आगे है? क्योंकि वो क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, वो मात्रा पे फोकस नहीं करते। वो किस पर फोकस करते हैं? वो गुणवत्ता पर फोकस करते हैं। भाई उनके जो मानव जितने हैं, कम है भले, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा आगे हैं वो कौशल के मामले में। ठीक है, तो यही अंतर हो जाता है। तो उसकी बात करेंगे, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कितनी ज्यादा मायने रखती है, और किसी भी देश की शिक्षा और स्वास्थ्य कितने ज्यादा मायने रखते हैं। और देखो तीन चीजें होती हैं, अगर किसी भी देश में अगर आपको अच्छे मानव संसाधन को लाना है, अच्छे मानव संसाधनों का उत्पादन करना है आपको, तो यहां पर क्या होना चाहिए? मेन तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है भाई शिक्षा। अगर किसी भी देश में शिक्षा उच्च स्तर की है तो वहां पर मानव संसाधन अच्छे से निकलेंगे। दूसरा क्या भाई? स्वास्थ्य, यानी कि उस देश में जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं, अच्छे से शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं, तो वहां पर अच्छे मानव संसाधन निकलेंगे। और तीसरा है साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोग, है ना? किसी भी देश का साक्षरता दर ऊंचे लेवल का है तो वहां पर लोगों के पास आपको कौशल देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और यहां पे हम बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में, कि भारत में किन किन प्रकार की जो है बेरोजगारी पाई जाती है, और भारत में जो मेन यहां पे कारण बताया जाता है बेरोजगारी का, वो कौन सा होता है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोगों का जो है संसाधन के रूप में लोग, है ना, के रूप में प्रयोग। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भाई सबसे पहले इसमें हम यही जानेंगे कि क्या है संसाधन, क्या है मानव संसाधन, है ना? तो यहां पे हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधन के रूप में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। समझ में आया? तो देखो धीरे धीरे पढ़ना है आपको। और देखो हर चीज को ना ऐसे पढ़ा करो जैसे कि वो रियल लाइफ में हो रही है, आपकी रियल जिंदगी में हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं थोड़ा सा कनेक्ट करना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, और आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि एक एक चीज जो है वो आपको समझ में आने वाली है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे किन तीन चीजों की बात हो रही है? देखो यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, प्रशिक्षण की बात हो रही है। अच्छा सर, ये प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, हाँ बोल सकते हो कौशल बोल लो, उसको स्किल्स बोल लो, तो उसको हम प्रशिक्षण बोल देते हैं। कि भाई देखो, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा की सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वहां की जनसंख्या मानव पूंजी कहलाती है। देखो अभी तक क्या है, हम अभी तक जो इंसानों ने जन्म लिया, हम बंदर से मानव बन गए, उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 मानवों का विकास हुआ, और आज हम क्या है भाई? आज हम पूंजी हैं। और मानव एक पूंजी कैसे बनता है? पूंजी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर पूंजी का सिंपल सा अर्थ है संपत्ति। आपकी संपत्ति होती है ना, आपको प्यारी होती है, तो मानव भी क्या है? एक तरीके की संपत्ति है भाई। सोच के देखो कि अगर मैं ना होता या कोई दूसरे पीडब्ल्यू के टीचर्स ना होते तो आपको कौन पढ़ाता, है ना? तो आपके लिए मानव संपत्ति क्या होगी? मानव पूंजी आपके लिए क्या है? हम लोग हैं, हम टीचर्स हैं, है ना? बरोबर है ना? तो यहां पे वही चीज बोली जा रही है। तो जब शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी चीज की ट्रेनिंग लेना है, कौशल लेना। कि मान के चलिएगा आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको कोई काम नहीं आता, आपके पास कोई भी कौशल नहीं है। आजकल क्या चल रहा है? आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब लेती है नौकरी पे, वो नहीं पूछती तुम्हारी डिग्री क्या है, वो ये पूछती है कि तुम्हारे पास कौशल क्या है, किस चीज की ट्रेनिंग लेके आए हो, तुम कुछ शिक्षा हुई है तुम्हारे, मतलब तुम्हारी स्किल्स है तुम्हारे पास, किसी काम में तुम तेज हो, किसी काम में तुम माहिर हो। जैसे हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स किस में माहिर होते हैं? तो टीचर्स का सिंपल सा काम होता है कि जो टफ से टफ चीज है उसको आसान बना के सामने वाले व्यक्ति को समझा देना। तो उस इंसान को हम टीचर बोलते हैं। तो उसकी स्किल क्या हुई, उसका कौशल क्या हुआ? तो भैया उसका कौशल हुआ कि वो पढ़ा लेता है। तो हर एक इंसान में जो कौशल होता है, जैसे जितने भी ऐप होते हैं, जितनी भी वेबसाइट होती है, उनकी कोडिंग वोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, इनमें इनमें क्या टैलेंट होता है? इनमें टैलेंट यही होता है भाई, इनमें यही कौशल होता है कि इनको कोडिंग आती है। वो कोडिंग की बदौलत जो है ये बड़े बड़े ऐप को बना देते हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये कौशल ही तो है। आपको कुछ ना कुछ कौशल आपके पास होना चाहिए, किसी ना किसी चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। चिकित्सा की हम बात करें, है ना, चिकित्सा की हम बात करें कि किसी भी देश का जो स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य की हम बात करें, चिकित्सा सेवाओं की हम बात करें, तो वो बहुत मायने रखती है।
अगर हम बात करें भारत, भारत एक बीमारों या फिर बीमारियों का देश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हर एक बीमारी जो है एक बड़े स्तर पर मिल जाएगी। भारत में आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। भारत में आपको, आप देखोगे कई सारा जो लोग जो है वो कुपोषण के शिकारी मिल जाएंगे आपको, है ना? क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें आपको और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, और भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर ये सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अब इन सब चीजों से होता क्या है कि हमारी जो मानव पूंजी जो है उसका विकास रुक जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वहां जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है ना? इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है कि भाई जिन देशों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, उन देशों में आप देखोगे मानव पूंजी जो है एक अलग लेवल पर होती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन का ज्ञान भंडार है। तो यानी कि क्या बोला गया यहां पर कि भैया जो मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी सब किसका गेम है? पूरा पूरा का पूरा किसका गेम है? कौशल का। आपकी स्किल्स क्या है? लिख लो यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? स्किल्स बोलते हैं। स्किल्स बोलते हैं इनको। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो आता है आपको। आगे अगर 12वीं पास कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो आपके पास कोई ना कोई तो स्किल होगी, कोई ना कोई तो कौशल होगा, तभी तो वो कंपनी आपको नौकरी दे रही है। वरना बिना कौशल के कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती। और भारत की मैं बात करूं ना बेटा, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो भारत में जो सबसे ज्यादा कारण जो है बेरोजगारी का कारण क्या है? तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कारण ही क्या है? अकौशल। यहाँ पे लोग जो हैं वो कौशल नहीं है, मतलब उनके पास कोई स्किल नहीं है। अनस्किल्ड लेबर जो है भारत में बहुत ज्यादा है, और अनस्किल्ड लेबर के लिए भारत में कोई काम है नहीं। तो मतलब क्या है कि अगर आपको नौकरी करनी है, आपको कुछ ना कुछ करना है बड़ा, तो आपके पास कोई ना कोई कौशल होना चाहिए। उसके बदौलत ही आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर पाओगे, वरना क्या घूमते रहोगे? वरना बेरोजगारों की तरह घूमते रहोगे, कोई भी नौकरी आपको नहीं देगा। ये रियलिटी है। और वही चीज यहां पर बोली गई है कि किसी भी देश में अगर मानव पूंजी की हम बात करें, तो मानव पूंजी का उत्पादन कैसे हो सकता है? मानव पूंजी का उत्पादन ऐसे ही हो सकता है कि भैया हम कौशल पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें और चिकित्साओं पे ध्यान दें। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, उसके बाद जो है हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। तो ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। तो कुछ भी नहीं है, मानव पूंजी क्या है भाई? निहित का मतलब होता है समाज आना किसी चीज का, है ना? तो भाई यहाँ पे कौशल की बात हो रही है, और उत्पादन मतलब जब कौशल होगा, शिक्षा होगी, और ये जो चिकित्सा सेवाएं में वृद्धि होगी, तो हमारा जो मानव पूंजी है वो अपने आप ही जो है वृद्धि करने लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर होगी होंगी। अब देखो, उत्पादन पहलू की दृष्टि से जो है जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? ये जो चीज है वैसे आप क्लास 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन इसकी हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है ना, अगर मैं बात करूं उत्पादन की, अगर मैं देखो किसी भी देश का जो उत्पादन होता है, अब जैसे सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल सी साधारण सी भाषा में बताऊं, तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी देश में एक साल में कितना जो है उत्पादन हो रहा है। जो उत्पादन हो रहा है उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, उसकी जो अंतिम वैल्यू जो होती है, अंतिम मूल्य जो होता है, उसको हम बोल देते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि आप देखो पूरे देश में किस किस प्रकार का उत्पादन होता है। देखो आप प्राथमिक क्षेत्र में बात कर लें, यानी कि हम देखें खेती वेती होती है भाई, है ना? प्राथमिक क्षेत्र की हम बात कर लें, हम बात कर लें द्वितीय क्षेत्र की, अलग अलग विनिर्माण होता है, हम बात कर लें तृतीय क्षेत्र की। ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे आगे, ऐसा मत सोचना कि सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। तो ये अलग अलग, देखो सिंपल सी अगर मैं भाषा में बताऊं कि अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं हमारे भारत देश में, है ना? उनसे कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है, और उस पूरे उत्पादन की जो अंतिम मूल्य जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब ये स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो, उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। तो देखो, किसी भी देश की अगर पूरी में जनसंख्या की बात करूं, सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है किसी चीज की रचना। यहां पे किस चीज की रचना की बात हो रही है? यहां पे सकल घरेलू उत्पाद की रचना की बात हो रही है। ठीक है? यहां पे किसी चीज का क्रिएशन, किस चीज, देखो सृजन का मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन होना, क्रिएशन होना किसी चीज का। तो यहां पे किसका क्रिएशन की बात हो रही है, किसकी रचना की बात हो रही है? तो सकल घरेलू उत्पाद की रचना की बात हो रही है। और उस देश का जो जनसंख्या जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान। भाई किसी भी देश की जनसंख्या जो है कुछ ना कुछ काम कर रही है। अगर उस देश की जनसंख्या की मानव पूंजी अच्छी है तो क्या होगा? तो उस देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अच्छा होगा। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा बात ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर हमें सकल घरेलू उत्पाद
को बढ़ाना है, उसका सृजन करना है, तो सिंपल सी बात है हमारे देश की मानव पूंजी जो होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं जापान की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उदाहरण लिया था जापान का। अब जापान का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज्यादा है। जापान का जो एक अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम जो उनकी राष्ट्रीय आय जो है वो हमसे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी देश की जो मानव पूंजी है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ना, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की है उनकी मानव पूंजी, इसलिए वो हमसे आगे हैं। चाहे मैं बात करूं जीडीपी की, चाहे मैं बात करूं आप बोल सकते हो राष्ट्रीय आय की, तो ये यहां पे बात जो है बोली जा रही है ना। तो किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है उसका बड़ा योगदान होता है। तो जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम उसे जो है पूंजी निर्माण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में जो मानव है, जब हम इनकी किस पे काम करेंगे, इनकी जो है शिक्षा पे काम करेंगे। देखो शिक्षा हमेशा नंबर 1 पे रहेगी कि किसी भी देश में आप एक उच्च, देखो शिक्षा नहीं काफी है, उच्च स्तर की शिक्षा अगर हम किसी को भी प्रदान करें किसी देश में, है ना, वहां का जो स्वास्थ्य स्तर जो है वो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य किसी भी देश का बहुत अच्छा, देखो क्योंकि देखो अब अगर मरीज हो आप तो आप कुछ कर थोड़ा ना सकते हो। आप अगर मरीज हो तो आप क्या ही कर सकते हो। तो भाई किसी भी इंसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना यहां पर। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा की और कौशल की, है ना, कौशल की अगर हम बात करें, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो ये जो चीजें हैं ये किस चीज को जन्म देती हैं, यही तीनों जो चीजें होती हैं मूल रूप से आप बोल सकते हो मानव पूंजी को जो है इनका निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे बात हो रही है एक चीज की और, भौतिक पूंजी की, है ना, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। अब यहां पे एक चीज की बात हो रही है किसकी, भौतिक पूंजी की। सर ये भौतिक पूंजी क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अच्छा ये भौतिक पूंजी की अगर हम बात करूं तो देखो मानव जो है इसने ही तो भौतिक पूंजी को बनाया ना। भौतिक पूंजी मतलब क्या हुआ, जैसे जो भी आप चीजें देख रहे हो, ये क्या है पूरा, ये पूरा बोर्ड देख रहे हो, ये क्या भौतिक पूंजी है। जिस चीज को आप छू सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, वो आपके लिए भौतिक पूंजी हो जाएगी। आपका घर क्या है आपके लिए, आपका घर जो है फिजिकल कैपिटल इसको हम बोलते हैं। आपने पैसे खर्च किए, एक मोबाइल लिया, आपका जो मोबाइल है वो क्या है, वो आपका भौतिक पूंजी हो गया। जिस चीज को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या होती है, भौतिक पूंजी हो जाती है। आप सोच के देखो, इस भौतिक पूंजी को बनाया किसने, इंसानों ने ही तो बनाया है, मानव ने ही तो बनाया है। तो मानव पूंजी नहीं होती तो ये कैसे बनाता, मानव का अगर कौशल नहीं होता तो ये भौतिक पूंजी का निर्माण कैसे होता। तो जिस प्रकार से भौतिक पूंजी देश के उत्पादन में साथ देती है, उसी तरह से जो है हमारी मानव पूंजी भी उत्पादन में साथ देती है। क्लियर हुआ? तो मानव पूंजी उत्पादन के लिए, देश के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा इस चीज को हम समझने के लिए एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं सर? तो हम आपका एनसीईआरटी का जो आपकी किताब है एनसीईआरटी, उसका एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना जो है जरूरी होता है मानव पूंजी देश के लिए, है ना। दो उदाहरण देखेंगे हम किसकी कहानी देखेंगे, हम सकल की कहानी देखेंगे, है ना, और हम किसकी कहानी देखेंगे, और हम विलास की कहानी देखेंगे। सकल और विलास की कहानी देखेंगे, ये दोनों एक ही गांव से हैं, मित्र हैं ये। अब यहां पर सकल की जो जिंदगी है और जो विलास की जिंदगी है उसमें किस प्रकार से अंतर है, और ये पूरा जो अंतर है वो देश के स्तर पर कितना मायने रखता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सकल की कहानी के बारे में बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये मैं अपनी साइड से नहीं लाया, और इस उदाहरण से आपको समझाया गया है कि मानव पूंजी जो है किसी भी देश के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखो सेमापुर नामक गांव है भाई, सेमापुर नामक जो है गांव है, उसमें जो विलास और सकल नाम के जो दो व्यक्ति हैं, यानी दो दोस्त हैं, रहते हैं भाई उसमें। अब सकल की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सकल की, है ना। तो देखो सकल जो है 12 साल का था, कितने साल का, 12 साल का था। और जब उसकी माँ जो थी, उसकी माँ जो है शीला घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। उसके पिता क्या थे भाई, उसके पिता जो है बूटा चौधरी खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसके पिताजी कौन है, बूटा चौधरी हैं, जो क्या करते हैं, खेती बाड़ी का जो है काम करते हैं। यानी कि उसकी जो माँ है वो क्या है भाई, माँ जो है घर के काम काज संभालती हैं, हाउसवाइफ है। जैसे हमारी जो मम्मियां होती हैं, हमारी जो माएँ होती हैं, वो क्या करती हैं भाई, घर के काम काज, ज्यादातर यही होता है कि घर के काम काज संभालती हैं। पिताजी इसके जो है खेती करते हैं। सकल घर के काम काज में माँ की मदद करता है, वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता है। तो वही है, मतलब जो आप करते हो वो यही करता है। नॉर्मल लाइफ चल रही है भाई, घर में मम्मी का थोड़ा हाथ बटा देना, अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना, तो ऐसी ही इनकी जिंदगी चल रही है। अब क्या हुआ, उसके चाचा की हम बात करें, उसका चाचा का नाम श्याम है ना। श्याम ने जो है मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया, मतलब 10वीं पास कर ली, मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया इन्होंने, है ना। लेकिन नौकरी ना होने के कारण जो है घर में खाली बैठा रहता है। अब भाई 10वीं पास करिए, मैट्रिक पास करिए, कहां ही इतनी नौकरी लगती है, ठीक है। तो अब वो ऐसे ही बैठा हुआ है। बूटा और शीला जो है सकल को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने उसे जो है गांव के स्कूल में दाखिला लेने के लिए जो है मजबूर किया, वहां उसे जो है जल्दी दाखिला मिल गया। अब हुआ क्या भाई, अब यहां पे जो इसके माँ बाप है ना, चौधरी साहब जो हैं और शीला जी जो हैं, वो अपने बच्चे शकल को जो है पढ़ाना चाहती हैं कि यार ये पढ़ जाए और अच्छा कुछ बन जाए, है ना। और इसका जो है जबरदस्ती जो है गांव के स्कूल में जो है एडमिशन कराना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर इन्हें पता है, इन दोनों माँ बाप को पता है कि अगर इसका बच्चा पढ़ जाएगा
तो पढ़ के कुछ अच्छा बन जाएगा, तो इनका जो है एडमिशन हो जाता है किसी स्कूल में। उसे जो है पढ़ाई शुरू और अपनी उच्चतम जो है माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उसके पिता ने जो है उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी किया। उन्होंने जो है शकल को कंप्यूटर का जो है व्यावसायिक कोर्स करने के लिए कर्ज भी लिया। अब हुआ क्या भाई, अब ऐसा नहीं था उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी, मैट्रिक के बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसने अच्छी शिक्षा ले ली और उसके पिताजी ने कर्ज ले लिया और कर्ज लेके जो है इसको अच्छे से जो है पढ़ा लिखा दिया और इसके पास कंप्यूटर कोर्स की जो है एक बहुत अच्छी सी डिग्री आ गई। अब क्या होगा भाई, अब देखो उसके पास डिग्री है, मतलब उसके पास कौशल है, उसने कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो ये भी क्या हुआ एक तरीके का, ये भी एक कौशल हुआ, स्किल हुई एक तरीके की कि भैया उसको जो है कंप्यूटर चलाना आता है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना आता है उसको, तो अब वो किसी के लिए काम कर सकता है ना। अब उसको नौकरी मिल जाएगी अच्छे से। अब ये क्या हो गया, ये एक मानव पूंजी बनके तैयार हो गया, यानी कि सकल जो है एक क्या बनके तैयार हो गया, सकल जो है एक मानव पूंजी बनके तैयार हो गया है। अब ये देश के पूरे देश के उत्पादन में जो है ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये अपना पूरा सहायता देगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो, देखो है ना, शकल शुरू से ही जो है मेधावी था, मेधावी मतलब होशियार था वो। अब उसने जो है पढ़ाई की भाई, उसको पढ़ाई में भी रुचि थी और उसने जोश और उत्साह के साथ जो है अपना जो है कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया और कुछ समय बाद जो है उन्हें जो है एक निजी फर्म में जो है नौकरी मिल गई। एक भैया प्राइवेट निजी फर्म मतलब प्राइवेट कंपनी जो थी उसमें जो है उसको अच्छी सी नौकरी मिल गई। उन्होंने एक नए तरह का जो है सॉफ्टवेयर बनाया। अब भाई वो जो था उसके साथ में जो भी लोग थे उन्होंने एक नया तरीके का सॉफ्टवेयर बना दिया और जो भाई कंपनी का मालिक था वो उनसे खुश हो जाता है और आप देखोगे कि उसको जो है सम्मानित भी करता है ना, उसको जो है पुरस्कृत करता है। तो ये कहानी किसकी थी भाई, ये कहानी थी शकल की। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं विलास के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही दोस्त थे, एक ही गांव के थे। अब विलास की कहानी में क्या मजेदार चीज है तो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे देखो शकल के गांव का ही रहने वाला है ये। विलास के जो है पिता महेश एक क्या है भाई, मछुआरे हैं, मछलियां पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो, जब वह केवल 2 साल का था तब क्या हुआ, तब इसके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई और इसके जो पिताजी थे, इसके पिताजी के साथ दुर्घटना हुई और इसके पिताजी का निधन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं इसके पिताजी। अब क्या हुआ भाई, उसकी मां जो थी अकेली पड़ गई बेचारी और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो है उसने भी क्या किया, उसने भी जो है मछलियां पालना जो है मछलियां बेचना शुरू कर दिया, पालना नहीं बेचना शुरू कर दिया उसकी मां ने, क्योंकि पिताजी तो चल बसे, अब घर तो चलाना था। ठीक है सर, अब क्या हुआ, चलिए, तो वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी और उन्हें जो है पास की मंडी में बेचती। वह मछली बेचकर जो है दिन में केवल 150 ही रुपए कमाती थी। अब सोच के देखो, कोई महिला जो है अपने बच्चे का पेट भरने, अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसी के अंडर में काम कर रही है, किसी जमींदार के यहाँ पर जो पूरा लगा हुआ है, पूरा जो जलाशय जो होता है उसमें मछलियां हैं, उनको किसी पास की मंडी में बेच के दिन का 150 रुपया जो है वो कमा रही है। ठीक है, विलास जो है गठिया का मरीज हो गया है। अब सोच के देखो यहाँ पर, अब क्योंकि गरीबी है और उस गरीबी में आटा गीला, उसको बेचारे गठिया नाम की बीमारी हो गई, गांठ पड़ गई उसको, है ना। अब उसकी मां के पास उसके इलाज के लिए भी जो है पैसे नहीं है, नहीं करवा सकती इलाज। उसकी मां जो है उसे डॉक्टर के पास ले जाने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि भैया गरीब है वो और वो स्कूल जा नहीं सकता। स्कूल क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास अपने बच्चे को इलाज तक के लिए पैसे नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका, तो वो बेचारा स्कूल कैसे जाएगा, इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है, स्कूल कहां से जाएगा, तो वो स्कूल भी नहीं गया। उसे जो है पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी होगी कैसे भैया, इतनी जो है बुरी कंडीशन चल रही है फैमिली में, तो पढ़ाई में कहां से मन लगेगा, तो बेचारा वो नहीं पढ़ा और वह खाना बनाने में अपनी मां की मदद करता है और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता है। मतलब सारी कंडीशन सेम जैसी हैं, शकल जैसी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है बेचारे को संसाधन नहीं मिल पाए, एक प्रॉपर जो है फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो बेचारा ये नहीं पढ़ पाया। कुछ समय बाद जो है उसकी मां बीमार हो गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, परिवार में उनका भरण पोषण करने वाला जो है कोई नहीं था। तो विलास को क्या करना पड़ा, विलास को अपनी सब पढ़ाई तो की नहीं उसने, अब पढ़ाई करने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। क्यों, क्योंकि जब उसकी मां बीमार हो गई तो परिवार को तो चलाना है ना किसी को, तो बेचारा विलास ने भी क्या किया, मछलियां जो है पकड़ना शुरू कर दिया और उनको जो है बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये अपनी मां की तरह ही जो है मामूली कुछ कमाता था। तो अब देखो यहां पर अब क्या हुआ, सुनो, आपने दोनों कहानी पढ़ी, आपने सकल की कहानी पढ़ी, आपने जो है विलास की कहानी पढ़ी, दोनों कहानी जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब इन दोनों कहानी को पढ़ के जो है आपको क्या समझ में आया, सोच के देखो। अब सोच के देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सकल की, तो सकल जो है अच्छे से पढ़ लिख गया। उसकी परिवार की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी मां जो है हाउसवाइफ थी और उसके पिताजी जो है खेती करते हैं, लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई की वैल्यू समझी, उसकी पढ़ाई की कद्र समझी और उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, है ना। जब उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया भाई, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया वो, तो उसने सॉफ्टवेयर वगैरह बना के मतलब बॉस को खुश कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके पास स्किल्स थी, उसके पास कौशल था। अब उसको भाई पैसे भी अच्छे मिलेंगे, जब पैसे अच्छे मिलेंगे तो उसकी परिवार की जो कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। और जब शकल जो होगा, उसके परिवार की कंडीशन बढ़िया हो जाएगी, उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो शकल की शादी होगी और शादी होगी
तो बीवी भी अच्छी आएगी उसकी, है ना। भाई बीवी अच्छी किसको मिलती है, जैसे जैसे जो अच्छे से पढ़ लिख जाता है उसी तो बीवी अच्छी मिलती है ना। कन्या किसको अच्छी मिलेगी, उसको ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं, अब उसकी शादी होगी, अब उसके भी बच्चे होंगे, तो वो उस चीज की वैल्यू समझेगा। किस चीज की वैल्यू समझेगा, कि भैया वो एजुकेशन की, वो शिक्षा की वैल्यू को समझेगा, शिक्षा का कितना बड़ा मूल्य होता है वो समझेगा, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि देखो शक्ल जो है वो देश की पूंजी में जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो पूरे देश के उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर हुआ। अगर आगे मैं बात करूं, वही मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं विलास की, तो विलास के केस में बिल्कुल उल्टा है भाई। कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद उसने भी खुद कोशिश नहीं की और वो भी नहीं पढ़ पाया, और वो भी क्या कर रहा है, अब वो भी जो है मछलियां बेच रहा है। अब इससे होगा क्या, अब उसकी भी शादी होगी भाई, कोई ना कोई तो बीवी मिलेगी उसको, ठीक है, उसके भी बच्चे होंगे, तो वो उस शिक्षा की वैल्यू को, उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा, तो शायद वो अपने बच्चों को भी ना पढ़ा पाए। तो ये पूरी साइकिल जो है, ये पूरा चक्र जो है वो चलता रहेगा। इसको कुचक्र बोलते हैं बेसिकली, आप देखोगे ना, इसको एक चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दुष्चक्र, बोलते हैं इसको दुष्चक्र, है ना, दुष्चक्र। दुष्चक्र क्या होता है, दुष्चक्र को हम बोलते हैं एक विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक नकारात्मक चीज है, इसका मतलब समझ लेना, एग्जाम में आ जाता है ना। दुष्चक्र की हम बात करें, एक नकारात्मक घटना का एक श्रृंखला होती है। नकारात्मक घटना मतलब, नकारात्मक घटना ऐसे हो गई कि भैया जो विलास जो है, अब वो भी नहीं पढ़ पाया, उसकी माँ ने उसको नहीं पढ़ाया, उसकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी ना पापा पढ़े लिखे थे, पापा भी मछुआरे थे, वो भी मछुआरा बन गया, ठीक है। अब वो भी नहीं पढ़ा तो उसके बच्चे भी शायद मछुआरे बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो शिक्षा की उस मूल्य को नहीं समझा वो। तो इस पूरी साइकिल को, इस पूरे चक्कर को क्या बोलेंगे हम, अब भाई उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो उसका बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये एक नकारात्मक घटना की एक श्रृंखला होती है, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है घटनाएं होती रहती हैं, और वैसे ही घटनाएं होती रहती हैं जब तक कि कुछ बदलाव ना हो, ठीक है। तो दुष्चक्र नकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे को मजबूर करती है और हानिकारक परिणामों की ओर ले जाती है। अब ये क्या है भाई, ये हानिकारक परिणामों की ओर ले जा रही है ना। अब सोच के देखो कि हमारी मानव पूंजी में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, विलास की बात कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, और आगे भी ऐसे ही जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जब तक कि कोई उस शिक्षा की महत्ता को नहीं समझेगा जो सकल के पिताजी ने समझ ली थी, ठीक है ना। तो आपको इस उदाहरण, इन दोनों उदाहरण से जो है यही बात समझ में आती है कि मानव पूंजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से पढ़ो। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से जो है अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, अरे भैया भूमि क्या है, भूमि भी एक पूंजी है, भौतिक पूंजी भी एक पूंजी है, लेकिन भूमि, भौतिक पूंजी ये सब बनाया किसने है भाई, तो ये मानवों ने बनाया ना। तो इन सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, मानव हुए भाई। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया एक बात बताओ, जो भी संसाधन तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी पूंजी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो भौतिक पूंजी हो, चाहे वो भूमि पूंजी हो, चाहे कोई भी पूंजी हो, ये सब बनाया तो इंसानों ने है ना। इंसानों ने तो इस्तेमाल किया है ना। तो इंसान सबसे बड़ा हुआ या फिर वो चीज, समझ में आ गया। चलिए, भूमि और पूंजी अपने आप में जो उपयोगी नहीं हो सकते, समझ में आ गया। यानी कि जब इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, तो भूमि और पूंजी, वो जो भूमि है और वो जो आपका पैसा है या फिर भौतिक पूंजी जो है, वो किस काम की, किसी काम की नहीं है। एक बच्चा भी जो है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर, अब देखो जो मैंने उदाहरण दिया है उसी के ऊपर ये बोला गया है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है ना, दोनों उदाहरण, उसी के ऊपर पूरा स्टेटमेंट बोला गया है कि एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में जो है अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि अगर अगर किसी भी आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हो, अच्छे से शिक्षा दे रहे हो, अब मान चलो मैं आपके सामने हट्टा कट्टा दिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरे स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया है। आप भी अगर हट्टे कट्टे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके माँ बाप ने भी आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा से ध्यान दिया है। समझ में रहे हो या नहीं समझ रहे। तो अगर किसी बच्चे को भी अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो, और अच्छा ठीक है, और अच्छी, अगर आप बोल सकते हो हमेशा कि आप अगर एक अच्छी शिक्षा दे रहे हो, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हो, तो एक तरह का निवेश होता है। और जो भविष्य में जो उच्च आय जो होगी, है ना, जो समाज में वृद्धि होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो वही बोला गया, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में जो है अधिक प्रतिफल दे सकता है। मतलब आपका जो बच्चा है भविष्य में, जो हमारे पूरे देश की आय जो है, इनकम जो है, उसमें जो है आपका बच्चा भी क्या हो सकता है, एक पूंजी हो सकता है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अच्छा कौशल भी दिया है। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब पूरा जो मैंने आपको उदाहरण दिया था उसको थोड़ा जोड़ के देखना, जो मैंने उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले सकल का और विलास का, तो थोड़ा सा जोड़ के देखना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई जिन लोगों को शिक्षा की वैल्यू पता है, शिक्षा का मूल्य क्या है, वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे भाई कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारा जो भी कुछ हुआ है जिंदगी में वो बिना पढ़ाई के तो नहीं हुआ। और यही शिक्षा मैं आपको देना चाहूंगा बेटा, कि देखो शिक्षा एक बहुत बड़ा क्या है, शिक्षा एक बहुत बड़ा
हथियार है। आप शिक्षा की बदौलत देखो, आप क्या देखो, हम लोग अमीर अमीर घरों में तो पैदा हुए नहीं है। हाँ, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और आपको शिक्षा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको शिक्षा की वैल्यू पता है तो आपके भी जब बच्चे होंगे तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ गया? उसकी जिंदगी आसान हो जाती है और ना सिर्फ आप अपना भला करते हो, बल्कि आप पढ़ लिख के उस देश का भी भला करते हो। क्लियर हुआ? तो देखो, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं और उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इस तरह से जो है, इस मामले में जो है एक अच्छा चक्र बन जाता है। मतलब एक अच्छा चक्र कैसे बन गया? अच्छा चक्र कैसे बन गया कि आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आपकी स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, एक आप कौशल व्यक्ति बन गए। उसके बाद क्या होगा? आप अच्छे से जब कमाओगे तो आपके बच्चे भी होंगे, आप उनको भी अच्छी शिक्षा दोगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी एक अच्छा, मतलब एक चक्र यहाँ पे सृजित हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो, उन सबको जो है उनके माँ बाप ने अच्छे से शिक्षा दी, फिर उनके माँ बाप ने उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दी, तो यहां पे एक अच्छा सा चक्र जो है, साइकिल जो है वो डेवलप हो चुकी है। समझ में आ गया? चलिए, इसके विपरीत, हाँ, अब इसका उल्टा ले लो। किसके उदाहरण की बात हो रही है? देखो, ये वाला जो उदाहरण था ये किसका था? ये शकल का उदाहरण था। ये शकल का उदाहरण था। शकल का उदाहरण था, है ना? और ये जो उदाहरण दे रखा है, ये किसका है? ये किसका है? विलास का। ये विलास का उदाहरण। ठीक है, तो याद रखो। अब इसमें क्या बोला गया है? इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में जो है रहने वाले मां बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं। मतलब एक विशियस साइकिल बना लेते हैं। ये क्या हो गया? मतलब देखो, माँ बाप तुम्हारे अशिक्षित हैं, है ना? वो खुद स्वस्थ नहीं है, तो तुम्हें क्या शिक्षा देंगे? तुम्हें क्या स्वस्थ रखेंगे वो, है ना? फिर तुम जब बड़े होगे, तुम अपने बच्चों को क्या रखोगे? तो एक कुचक्र, एक जो होता है ना, एक जिसको एक नाम दिया गया है, दुष्चक्र साइकिल बोलते हैं उसको, दुष्चक्र सर्जित बोलते हैं उसको हम। यानी कि एक ऐसी साइकिल डेवलप हो जाती है, बहुत ही नकारात्मक। इसके जो भविष्य में भी जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते। और किसी देश के लिए ऐसे जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक लाइबिलिटी होते हैं। वो एक क्या होते हैं? वही लाइबिलिटी होते हैं, कर्जा होते हैं ऐसे के लिए, है ना? मतलब बोझ बोझ बोल सकते, कर्जा नहीं बोल सकते, बोझ बोल सकते हो कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते, है ना, तो वो क्या होते हैं? वो बोझ बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में। देखो, अब क्योंकि जब बात आती है मानव पूंजी की, तो उसमें दोनों लोग आते हैं, है ना? कोई एक इंसान नहीं आता ना। मानव में पुरुष तो आते नहीं है, पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं, तो हम उन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों के क्रियाकलापों के बारे में जो है बात करेंगे कि क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, और इन गतिविधियों से जो है क्या होता है? उत्पादन होता है, और उस उत्पादन से जो है हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान से देखो, विभिन्न क्रियाकलापों को जो है 3 प्रमुख क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्रों में। अब जैसे क्रियाकलापों की हम बात करें, जैसे कोई भी गतिविधि आप कर रहे हो, जैसे आपके पिताजी कोई ना कोई तो गतिविधि कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे आपके पिताजी, आप भी करोगे कुछ ना कुछ। तो वो जो गतिविधियां होती हैं, उनको हमने 3 हिस्सों में विभाजित कर लिया। कौन से होते हैं वो 3 हिस्से? तो पहला होता है भाई प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम, आप बोल सकते हो, प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आप प्राकृतिक चीजों का जो उत्पादन कर रहे हो, है ना? जैसे आपने सुना होगा प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में आप देखोगे गांव में, तो बच्चा बैठना सीखता है, उसको बैठाना सिखाया जाता है। तो ये जो प्राथमिक गतिविधि होती है, इसमें क्या कर रहा है लोग? इसमें जो लोग हैं वो प्राकृतिक चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या एक्टिविटी आती है? तो इसमें खेती वगैरह आती है, इसमें पशुपालन आता है, इसमें इसमें आप डेयरी की जो चीजें होती हैं, डेयरी दूध का जो उत्पादन होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, है ना, मछली पालन भी हो गया इसमें, मधुमक्खी पालन हो गया इसमें। तो ये सारी जो चीजें, मत्स्य पालन बोलते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? प्राथमिक में आती है। यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम कच्चे माल को निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राथमिक गतिविधि बोल देते हैं। जैसे आपके पिताजी क्या है? आपके पिताजी मान के चलो किसान है, तो आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी प्राथमिक गतिविधि कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, आगे बात कर लेते हैं द्वितीय क्षेत्र। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर मैं बात करूं द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र में वो गतिविधियां आती हैं जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम कच्चे माल को, जिसमें हम प्राथमिक जो गतिविधियां, उससे जो माल हमें मिला है, उसको हम और अच्छे तरीके से बना के किसी दूसरे रूप में बदल देते हैं। कि मतलब सर क्या बोल दिया? मतलब मान के चलो, हाँ, एक उदाहरण देता हूं मैं। मान के चलो आपके पिताजी ने क्या किया? आपके पिताजी ने जो है, मान के चलिएगा, गन्ने की खेती की। गन्ने की खेती की, ठीक है। अब ये गन्ने की खेती किस में आएगी? तो गन्ने की खेती आएगी प्राथमिक गतिविधि में। अच्छा, अब उस गन्ने की चीनी बना दी। अब आपके ताऊजी क्या थे? ताऊजी आपके द्वितीय क्षेत्र में काम करते थे, तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है उस गन्ने को विनिर्माण करके चीनी बना दी। अब ये चीनी बनाने वाला जो प्रोसेस है, ये किस में आएगा? तो ये आएगा द्वितीय क्षेत्र में। मतलब यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? यहां पे हम किसी एक वस्तु की अवस्था को बदल रहे हैं।
अब चीनी पेड़ पे तो लगती नहीं है, चीनी बनती किससे, गन्ने से बनती है। अब गन्ने को पूरा जो है प्रोसेस किया गया होगा, पता नहीं कौन कौन से जो है यहाँ पर स्टेप्स लिए होंगे, उसके बाद जो है चीनी जाके बनी होगी, चीनी बनती है, जैगरी बनती है, गुड़ बनता है। तो ये सब जो जब चीजों की अवस्था चेंज हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्वितीयक में काम करते हैं। इसमें जो है विनिर्माण होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। मान के चलो मैं टी शर्ट पहने हूं, है ना, टी शर्ट किसकी बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है, कपास की बनी हुई है। अब कपास तो पेड़ पे लगता है, अब ये टी शर्ट थोड़ा ना पेड़ पे लगी होगी, पहले कपास को निकाला होगा। तो जिसने कपास की खेती की है वो तो प्राथमिक गतिविधि में आएगा, लेकिन जिसने इस कपास की टी शर्ट बनाई है वो किस में आएगा, वो आएगा द्वितीयक में, है ना। इससे अच्छे से नहीं बता सकता भाई, अब आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं हम, इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सर सेवा क्षेत्र क्या होता है, तो भैया तृतीय गतिविधि का काम होता है सेवाएं प्रदान करना। क्या करना भाई, सेवाएं प्रदान करना। अब सोच के देखो, मान के चलो तुम प्राथमिक गतिविधि कर रहे हो, तुमने गन्ने की खेती की। अब गन्ने की खेती तुमने कर ली, अब गन्ने को आपके जगह जहां गन्ने का प्रोडक्शन हुआ, गन्ने का खेत है आपका, वहां से गन्ने की मिल तक पहुंचाने के लिए, गन्ने की मिल तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रक की, ट्रैक्टर की। तो ट्रक और ट्रैक्टर क्या हो गए, तृतीय क्षेत्र में आएंगे, वो आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो प्राथमिक गतिविधि और द्वितीय गतिविधि को जोड़ने का काम कौन करता है, प्राथमिक और द्वितीय गतिविधि को जोड़ने का काम यहां पर तृतीय क्षेत्र करता है। यानी कि इसका काम क्या होता है, सेवा प्रदान करना। तो इसमें देखो ये जो आप ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि है परिवहन वगैरह जो होते हैं, ये हो गए इसमें। और क्या हो गया इसमें, जैसे आप मान के चलो आपने खेती की, तो आपने उसके लिए लोन लिया बैंक से, तो बैंक क्या हो गई, बैंक भी सेवा दे रही है आपको, लोन दे रही है। तो ये भी क्या हो गया भाई, ये भी तृतीय क्षेत्र में हो गया। मान के चलो आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो वो भी क्या हो गया, वो भी आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं किस में आता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं किस में आऊंगा, तो मैं भी आपकी सेवा क्षेत्र में आऊंगा, है ना। मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया। तो ये जो तीनों है भाई, तो ये महिलाएं, पुरुषों की हम बात करें, महिलाओं की हम बात करें, पूरी दुनिया की हम बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं पूरी दुनिया में जो पुरुष और महिलाएं होंगी, वो इन तीन गतिविधियों में ही आएंगी, है ना। ये जो काम कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी काम कर रहे हैं, तुम्हारे ताऊ जी कुछ भी काम कर रहे हो, वो इन तीन गतिविधियों से बाहर नहीं करोगे। इन तीनों गतिविधियों को ही काम लोग करते हैं। और इन तीनों गतिविधियों का जो कुल उत्पादन जो होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे जो हमारी राष्ट्रीय आय जो है, हमारी नेशनल इनकम जो है वो निकलती है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रिया जो है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ये क्या है, ये सारी क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जब भी जो भी आप आर्थिक क्रियाएं डेली आप करते हो भाई, आपके पिताजी जो है जाते हैं नौकरी पे, पैसा मिलता है उन्हें, है ना। किसी भी व्यक्ति की दीर्घ अवधि में जब आय बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसे हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं ना, आपके पूरे देश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है ना। आप जहां जाते हो, कैंटीन में खाना खाते हो, पैसे देते हो, वो भी आर्थिक क्रिया होगी। तो इन सबके अध्ययन को, इन सबका कुल मूल्य जो होता है, वो हमारे राष्ट्रीय आय में जो है आ जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब समझ लिया ना, कि पूरे देश में कुछ ना कुछ गतिविधियां चल रही हैं, है ना। कुछ ना कुछ पूरे देश में गतिविधियां चल रही हैं, उसका टोटल जो मूल्य होता है, वही हमारे क्या आता है, राष्ट्रीय आय में आ जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं को जो है दो भागों में बांटा गया। अब जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, आर्थिक का मतलब क्या हुआ, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक का जब भी ये शब्द जब इस्तेमाल हो ना, आर्थिक, तो उसका मतलब समझ लेना कि पैसे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पैसे की। तो यहां पे आर्थिक क्रियाओं की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो भी देश में जो भी लेन देन हो रहा है पैसे का, चाहे वो प्राथमिक से हो रहा हो, चाहे वो द्वितीयक से हो रहा हो, चाहे तृतीयक से हो रहा हो, है ना। तो उसको हमने क्या है, दो भागों में जो है विभाजित कर लिया, है ना। एक तो है भाई बाजार क्रियाएं, और दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। इन दोनों के बारे में जो है बात कर लेते हैं। अब देखो, बाजार क्रियाओं के बारे में बात करें, अच्छा, अब इनकी हम बात करें, तो ये क्रियाएं जो होती हैं, ये लाभ के लिए की जाती हैं, है ना। बाजार क्रियाएं मतलब यहां पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये इनका मेन जो मकसद होता है, वो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, कि हमें लाभ कमाना है ना। मान के चलो आपने गेहूं उगाए 200 कुंटल, है ना। 50 कुंटल आपने अपने पास रखे और अपना 150 कुंटल जो आपने मार्केट में बेच दिए। तो आपका मेन मकसद क्या था, कि आपको उन गेहूं को बेच के क्या करना है, आपको पैसे कमाने हैं, मुनाफा कमाना है। तो ये क्या हो गई भाई, तो ये हो गई बाजार क्रियाएं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से ही की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। इनमें जो है सरकारी सेवाएं सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। तो देखो यहाँ पे हर चीज शामिल हो जाती है ना। इसकी हम बात करें, तो देखो अगर बात करेंगे, तो इसमें सरकारी सेवाएं भी आ जाती हैं, है ना। इसमें जो वस्तु जो है या सेवाओं का जो लेन देन हो रहा है, उसका जो मेन, देखो यहाँ पे याद रखना, मेन मकसद क्या होना चाहिए, मेन मकसद होना चाहिए मुनाफा, है ना। लाभ या वेतन, लाभ होना चाहिए, मुनाफा होना, जैसा आपके पिताजी को सैलरी मिलती है, वो भी इसी में आएगी, है ना, वो भी इसी में आएगी। तो बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाने वाले, यहाँ तो आपने कुछ काम किया, आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, मानिए चलो आपके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब महीने के एंड में उनकी तनख्वाह आएगी,
या फिर आपके पिताजी मान के चलो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको उसमें लाभ होगा, तो ये क्रिया किसमें आएंगी? तो ये क्रियाएं बाजार क्रियाएं में आएंगी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? आप बात कर लेते हैं गैर बाजार क्रियाओं के बारे में। अब गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है हमारा? गैर बाजारी जो क्रियाएं हैं उनसे क्या अभिप्राय है? तो भैया जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो स्वयं के उपभोग के लिए कर रहे हैं, स्वयं के उपभोग के लिए कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब मान के चलो आपके पास बहुत कम खेती है, 2 बीघा 3 बीघा 1.5 बीघा खेती है। अब इसमें जो आप उत्पादन करोगे वो स्वयं के उपभोग के लिए करोगे ना, आप अपनी और अपनी फैमिली जो आपका परिवार है उसका पेट पालने के लिए करोगे, आप थोड़ा ना पूरी दुनिया को बेचने जा रहे हो, है ना। तो जो स्वयं उपभोग के लिए जो भी आप उत्पादन कर रहे हो वो किस में आएगा? तो भाई वो जो है गैर बाजार क्रियाओं में आएगा। इसमें जो है प्राथमिक उत्पादनों का जो उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का जो है स्वलेखा उत्पादन होता है। तो देखो यहाँ पर अचल संपत्ति क्या होती है भाई? अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं जा सकती, उसको जो हम अचल संपत्ति जो है बोल देते हैं। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जो है परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है श्रम का विभाजन होता है। अब सुनो यहाँ पे, अब जैसे हम बात करें श्रम का विभाजन की, हम बात करें तो देखो महिलाएं और हम बात करें, अगर हम बात करूं पुरुषों की, तो इनका श्रम का विभाजन हो चुका है। क्यों? देखो अब महिलाएं जब काम कर रही हैं तो उनकी जो पेमेंट है, उनका जो भुगतान होता है वो अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। अब इसके कारण क्या बताए गए हैं? तो कारण जो है यहाँ पर ऐतिहासिक बताए गए हैं और सांस्कृतिक बताए गए हैं। ठीक है, मतलब एक आप सोच सकते हो कि जैसे मतलब कोई महिला काम कर रही है, अब प्रॉपर जो है जैसे हम बात करें श्रम की विभाजन की हम बात करें तो काम करने के जो तरीके हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब पुरुष जो है वो अलग तरीके के काम कर रहे हैं, है ना। जैसे हम बात करें आज के टाइम बस कंडक्टर की है तो बस कंडक्टर आपको महिलाएं बहुत कम मिलेंगी, है ना, क्योंकि एक मानसिकता है भाई हमारे, है ना। एक सांस्कृतिक चीज की हम बात करें, मतलब होता है ना, हर किसी की संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति में शायद उन महिलाओं को ये काम करना अलाउड ना हो, है ना। जैसे हम बात करें ड्राइवर की, तो बस ड्राइवर जो होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, महिलाएं बहुत कम मिलेंगी आपको। हम भारत की मैं बात करूं तो वो जो हमारे भारत की संस्कृति जो है उस चीज को अलाउ नहीं करती। या फिर आप इतिहास उठा के देख लो, है ना। जैसे हम बात करें आज के टाइम पर, आज के टाइम पे मैं बात करूं, प्रेजेंट डे की बात करूं, तो ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, मैं अपनी मम्मी की बात करूं, मैं आपकी माओ की बात करूं, तो ज्यादातर वो क्या करते हैं भाई? ज्यादातर वो हाउस वाइफ है ना। और ये पूरा इतिहास रहा है भाई कि घर में औरतें काम करेंगी, ये जो इतिहास है, तभी तो बोला गया यहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि महिलाओं को घर में ही रखा गया, इतिहास उठा के देख लो, बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। एक वो मानसिकता बना दी गई कि महिलाएं जो है घर में ही घुस के काम करेंगी, तो ये गलत चीज थी ना। लेकिन वो सारी जो चीजें हैं, इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हमारा जो श्रम है, यानी कि जो काम करेंगे लोग, वो भी विभाजित हो गया। महिलाएं अलग काम कर रही हैं, पुरुष अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? ये सारी जो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, है ना। परिवार के लिए जो है दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं दिया जाता, उनकी जो है सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता। अब यहाँ पे एक बहुत गलत बात बोली गई, गलत बात मतलब जो रियलिटी है कि भाई परिवार की अगर हम बात करें, परिवार जैसे महिला जो है परिवार को सेवा देती है, यानी कि हम अपनी माताओं की बात करें, बहनों की बात करें, तो आपकी माताएं जो होती हैं वो सुबह उठ जाती हैं जल्दी, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हैं। तो भाई ये सारी जो चीजें काउंट नहीं की जाती, ये हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती। क्यों? क्योंकि उसके पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं उन्हें, है ना। लेकिन ये काम तो है, काम तो है ना ये। लेकिन ये जो सारी जो चीजें हैं वो नहीं, उसका भुगतान कहां हो रहा है? महिलाओं को वो काम करने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे भाई। तो ये जो चीज है आप देखोगे राष्ट्रीय आय में जो है ये काउंट नहीं होती है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, यानी फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी सारी जो चीजें आपको आई होप बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई या नहीं होगी? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं देखो संगठित क्षेत्र के बारे में। देखो संगठित क्षेत्र में हम बात करें, संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र में यहां पर जो रोजगार की शर्तें जो होती हैं वो निर्धारित होती हैं, यानी कि संगठित क्षेत्र में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती है, मतलब वहां पे कोई खतरा नहीं होता। वहां पे प्रॉपर जो है आपको एकदम सिक्योरिटी दी जाती है, पीएफ कटता है आपका, आपका प्रोविडेंट फंड जो होता है, ग्रेच्युटी होती है वो कटती है, आपको प्रॉपर जो है कितने घंटे काम करना है वो निर्धारित किया जाता है, आपकी जो काम करने की जो कंडीशंस होती हैं, है ना, जो शर्तें होती हैं वो निर्धारित होती है कि भाई इतने ही घंटे काम करोगे, प्रॉपर आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपको इंश्योरेंस मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये किसका भाग हो गया? ये एक संगठित क्षेत्र का भाग है। तो अगर मैं बात करूं संगठित क्षेत्र की, और एक होता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र सर कौन सा होता है? तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार की जो शर्तें होती हैं वो निर्धारित नहीं होती।
निर्धारित नहीं होती मतलब यहाँ पे जो है, जैसे आपने देखा होगा जो किराने की दुकानें होती हैं उसमें एक चिंटू काम करता है ना। अब बेचारे को कभी पैसा मिल रहा है, कभी पैसा नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीजें आपने बहुत देखी होंगी, है ना। तो एक क्या है भाई, उसको छुट्टी भी नहीं मिलती, है ना, वो कितने घंटे काम करेगा ये भी निर्धारित नहीं है। तो ये सब किसका हिस्सा है भाई, तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, तो हम संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो संगठित क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षण और चिकित्सा सबसे अधिक आकर्षित करती है ना। कुछ महिलाओं ने जो है सामान्य नौकरियों के अलावा जो है प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया, जिनमें जो है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं के उच्च स्तर जो उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे हम बात करें महिलाओं की, अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो है किस तरीके की चीजों में ज्यादा आकर्षित हुई हैं, तो यहाँ पे शिक्षण की हम बात करें, किसी को शिक्षा प्रदान, टीचर की हम बात कर ले, टीचिंग में आपने देखा होगा महिलाएं बहुत जाती हैं। और दूसरी हम बात करें चिकित्सा की, चिकित्सा मतलब जैसे आपने देखा होगा लड़कियां जो होती हैं नर्स वगैरह बन जाती हैं, डॉक्टर वगैरह बन जाती हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो लड़कियां जो है इसमें बहुत ज्यादा जाती हैं। महिलाएं की बात कर रहे हैं, महिलाएं इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जाती हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, ऐसा पीसीएस का एग्जाम दे दिया, आईपीएस बन गई, है ना, एसएससी का एग्जाम निकाल लिया, तो इसमें महिलाओं को देखने को, यहाँ किसकी बात हो रही है ध्यान रखना, ये सिर्फ संगठित क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर की हम बात करें, डॉक्टर्स की, नर्स की हम बात करें, तो यहाँ पे नौकरी होती है, तो ये एक संगठित क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा अगर आप एसएससी निकाल लेते हो, यूपीएससी निकाल लेते हो, पीसीएस निकाल लेते हो, तो ये प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, तो ये भी किस में आती है, ये भी संगठित क्षेत्र में आती है ना। और कुछ महिलाओं को आपने प्रौद्योगिकी सेवाओं में देखा होगा, है ना, जैसे कि आपने कुछ महिलाओं को इंजीनियर बनते हुए देखा होगा, किसी अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर रही है ना। तो ये भी क्या भाई, ये भी एक तरह का आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक संगठित क्षेत्र है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में, कि किसी भी देश की जो जनसंख्या जो होती है वो कितनी बड़ी, कितनी मतलब गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो हमारे देश की हम बात करें तो 140 करोड़ पे पहुंच चुके हैं हम, है ना, 140 करोड़ पार हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि उसकी गुणवत्ता जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा स्तर है, स्वास्थ्य स्तर जो है और कौशल वाला स्तर जो है वो तीनों ही गिरा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर ये सुधर जाएगा तो हमारे देश में जो ये स्तर है, जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं मानव पूंजी की गुणवत्ता की बात करूं तो भारत की उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं देखने को मिलती। अच्छा सर ऐसी बात है, बुरा लग रहा है बेटा, बुरा लग रहा है, ये रियलिटी है ना। अब धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी है, किसी भी देश की जनसंख्या की क्वालिटी अच्छी है, तो वो किन किन बातों पे वो चीज निर्धारित करती है। मतलब ठीक है, अगर आपके देश में लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, है ना, सबसे पहली चीज क्या आएगी, साक्षरता दर। मतलब आपके देश में लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो आपके देश की जो जनसंख्या की गुणवत्ता है बढ़िया होगी, लोग अच्छे होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों की स्वास्थ्य, यानी कि बात हो रही है कि भैया लोग जो है स्वस्थ रह रहे हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, कितना जी सकते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि कितना जी सकते हैं वो, उनको स्वास्थ्य कितना अच्छा है, उस स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी लाइफ कितनी है, उनका जीवन कितना हो सकता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। अगर भाई लोग बीमार है तो कम जिएंगे, भारत की तो बहुत कम है। जापान की मैं बात करूं, जापान में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं जीवन प्रत्याशा की बात करूं, अगर मैं औसत जीवन प्रत्याशा की बात करूं जापान की, तो कितनी निकल के आती है पता है तुम्हें, 80 से ऊपर है वो। मतलब जापान में रहने वाला हर इंसान एवरेज 80 साल तो जी जाता है, 80 साल तो जी ही जाता है। लेकिन हम भारत की बात करें तो ये निकल के कितनी आती है, 60 65 निकल के, 65 63 या 65 निकल के आती है, बहुत कम है ये, बहुत कम जो है लाइफ है इंसान। हमारे भारत की हम बात करें, लोग जो है इतना जीते नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी शिक्षा जो हमारे चिकित्सा का जो स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है ना, स्वास्थ्य स्तर जो है बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर हम अच्छे से ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें अच्छे से, स्वास्थ्य जो स्तर जो है थोड़ा सा अगर उसको हम बढ़ाएं तो क्या होगा, तो ये जो जीवन प्रत्याशा जो है भारत का भी बढ़ जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ ना, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देश के लोग जो है द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण, अब ये यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, किस पे ज्यादा फोकस करता है, कौशल पर, स्किल्स पर। कि आप अगर जो है अच्छे से कहीं स्किल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो उसमें आपको काम करना आना चाहिए, है ना, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप टीचिंग में जा रहे हो, है ना, चाहे आप XYZ किसी में जा रहे हो, तो आपको जो है क्या होनी चाहिए, आपके पास कौशल होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, काम करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी भी देश की जो शिक्षा है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। देखो साक्षरता दर में क्या आता है, साक्षरता दर में कि जो लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। और शिक्षा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, शिक्षा में तो कुछ भी आ सकता है कि लोग जो है शिक्षित कैसे हो रहे हैं उस देश में, जो शिक्षा का स्तर है, लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो किस लेवल का है, उसके बारे में हम जो है थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में बात करूं या फिर मानव पूंजी के विकास के बारे में बात करूं, तो उस उस देश में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है ना। इससे जो है व्यक्ति के लिए जो है एक नए क्षितिज खोले, क्षितिज मतलब अलग अलग फील्ड खोलती है। मतलब अगर आप मान के चलो पढ़ जाओगे, अगर आप पढ़े लिखे हो ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो जितने भी रास्ते हैं वो आपके लिए बंद हो गए।
लेकिन अगर आप पढ़ लिख गए तो आपके लिए हजारों रास्ते खुल जाएंगे। कुछ तो करोगे ना, पढ़ के। मान के चलो आपने 10वीं के बाद साइंस ले ली, किसी ने कॉमर्स ले, कोई अगर साइंस लेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई अगर कॉमर्स लेगा सीए बनेगा, कोई अगर आर्ट्स लेगा तो आगे यूपीएससी वगैरह निकालेगा। तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं अगर किसी को आप अगर अच्छी शिक्षा दे देते हो तो। ठीक है, आगे हम बात करें, नई आकांक्षाएं मिलती हैं भाई। कि भाई आकांक्षाएं मतलब क्या होता है कि नई उम्मीदें मिलेंगी आपको, कि आप पढ़े लिखे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। जीवन के मूल्य विकसित होते हैं भाई। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान होता है भाई। अब एक बात बताओ, लोग जब शिक्षित हो जाते हैं, दिक्कत क्या होती है, जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, जितने भी जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं जो वगैरह जो भी होती हैं, आप देखते हो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। पकड़ हो गई किसी का रेप हो गया किसी का, है ना, किसी को किसी ने मार दिया, लड़ाई दंगे हो गए, तो आप देखोगे ये उसी लेवल पर होते हैं जहां पर लोग जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते। अब जब आप देखो, मैंने हमेशा बोला कि शिक्षा क्या है, एक बहुत बड़ा हथियार है। आप किसी भी देश में शिक्षा ले आओ, पढ़ा दो लोगों को। जैसे आप देखते हो दंगे वगैरह होते हैं, दंगे फसाद में जितने भी लोग आते हैं वो कैसे होते हैं सारे, वो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, सारे के सारे वो बेरोजगार होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं सबके सब। मतलब अनपढ़ का मतलब ये नहीं है साक्षर देखो, साक्षरता दर अलग चीज है। शिक्षा कोई भी व्यक्ति शिक्षित है और साक्षर है, दोनों बात अलग अलग है। आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप साक्षर हो, लेकिन अभी शिक्षित व्यक्ति की पहचान कैसे होती है कि आप पढ़े लिखे हो। जैसे होता है ना, आपके माँ बाप बोलते हैं कि भैया वो लड़का बड़ा सही था, पढ़ा लिखा लग रहा था। पढ़ा लिखा मतलब कि वो आपके स्वभाव में भी दिखती है वो चीज, कि आप ठीक है पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपके जो कर्म है या फिर आपका स्वभाव जो है वो ऐसा है कि आपको दिखाता है कि आप शिक्षित हो। तो भाई किसी व्यक्ति को अगर आप एजुकेट कर दोगे तो समाज में जो भी चीजें चल रही हैं सही हो जाएंगी। अपने समाज में जो भी खराब चीजें चल रही हैं वो अपने आप धीरे धीरे सही होने लगेंगी। और इससे इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि जो भी देश जिसमें शिक्षा बहुत ऊंचे स्तर पर है, तो वहां पर आपको क्राइम्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वहां पे जो भी ये घटनाएं होती हैं उल्टी सीधी, बहुत कम देखने को मिलती हैं, है ना। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में जो है वृद्धि करता है। सबसे बड़ी बात है भाई, अगर आप पढ़ लिख जाओगे, पैसा वैसा कमाओगे, है ना, प्लस हमारी संस्कृति जो है, सांस्कृतिक वृद्धि मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम अच्छे से कब समझेंगे, जब हम शिक्षित होंगे। बिना शिक्षा के हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, है ना। प्लस अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी भी अच्छी लगेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो हमारी आय भी अच्छी होगी, हमारी इनकम भी अच्छी होगी। तो जब हमारी इनकम अच्छी होगी और हम जैसे भारत में रहने वाले करोड़ों व्यक्ति की जो इनकम है अच्छी होगी, तो पूरे के पूरे राष्ट्र की जो आय है, राष्ट्र की जो इनकम है वो भी अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर किसी भी देश में लोग शिक्षित हैं तो उस देश की जो राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलती है। और उस देश का जो प्रशासन जो होता है उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रशासन का मतलब क्या होता है ना। जैसे आप देखो, मान के चलो आप भविष्य में यूपीएससी एग्जाम दोगे, डीएम बनोगे, तो उस आप जिले का क्या संभालोगे? प्रशासन संभालोगे। डीएम कलेक्टर साहब क्या संभालते हैं? वो प्रशासन, मतलब पूरे जिले की देखरेख आप ही करोगे। और जब आप पढ़े लिखे हो, अच्छी शिक्षा दी गई है आपको, तो और अच्छे से आप जो है प्रशासन संभाल पाओगे। और उस क्षेत्र में लोग भी पढ़े लिखे हैं तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि उस देश की उस जिले को जो है प्रशासनिक व्यवस्था उसकी संभालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमें कुछ फायदा दिखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में जो है सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है, और इस मामले में जो है लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने टाइम टू टाइम पर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो है प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, उसमें देखो हमारी सरकार ने क्या किया कि अगर हम प्राइमरी लेवल पर, एक बेस लेवल पर एक अच्छा हम एक बेस तैयार कर देंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है सरकार ने सबसे पहले जोर दिया है ना। और सार्वजनिक मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है हर जगह होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह, हर जगह पे। सार्वजनिक का यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सार्वजनिक पहुंच का मतलब क्या हुआ कि भारत देश में रहने वाला हर एक बच्चा जो है यहाँ पर शिक्षा को लेगा, शिक्षा को धारण करेगा, है ना। उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तभी तो सरकार ने क्या किया था 2001 में, जो एक 86वां जो संवैधानिक प्रावधान आया था, संवैधानिक एक अमेंडमेंट आया था, यहाँ पे बदला गया था संविधान को, और यहाँ पर शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन, है ना, जिसमें 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान ये चलाया गया था ना, 2001 में आया था ये। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने क्यों किया, ताकि प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का सुधार हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर सरकार ने भी जो है कदम कदम पर जो है यहाँ पर कदम समय समय पर जो है कदम उठाए हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि क्या क्या कदम उठाए हैं, तो भैया यहाँ पर आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय होते हैं, है ना। ये सरकार के नवोदय विद्यालय होते हैं, इनका एग्जाम भी होता है, और अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको नवोदय में आपका दाखिला हो जाता है। उसमें सब कुछ जो है सरकार देती है आपको, है ना। कुछ मेधावी छात्र जो होते हैं उनको जो है सरकार जो है क्या करती है, सरकार जो है उनका खर्चा उठाती है, उनको एक अच्छे लेवल की जो है शिक्षा प्रदान करती है।
क्लियर हुआ? तो देखो प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारण विद्यालयों की जो स्थापना की गई, मतलब इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चों की प्रगति बढ़ेगी, जो मेधावी छात्र हैं, जो गरीब और मेधावी छात्र हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बड़ी संख्या में जो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए जो है व्यवसायिक शाखाएं जो है विकसित की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बेचारे, उनकी जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, 10वीं के बाद कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, है ना, व्यवसायिक शिक्षा बोलते हैं इसको। व्यवसायिक शिक्षा क्या होती है कि मान के चलो आप कुछ भी किसी भी एक फील्ड में जो है अच्छा करना चाहते हो, है ना, आपने 10वीं पास कर ली, आपको मान के चलो मोबाइल रिपेयरिंग में आपको अपना करना है, आपको किसी कंप्यूटर में सीखना है, मतलब कुछ भी आपने एक एक्स्ट्रा स्किल सीख ली, एक एक्स्ट्रा कौशल सीख लिया, उसको हम बोलते हैं व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। मान के चलो आप जैसे आज के टाइम पे होता है ना, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद आप देखा होगा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर ली, उसके बाद जॉब लग गई, नौकरी करने लगे, है ना। तो ये क्या है, ये वो एक वोकेशनल एजुकेशन है कि आप दूसरी जो मतलब आप पढ़ाई अलग चीज है, वोकेशनल एजुकेशन अलग चीज है, जो आम जिंदगी में जो चीजें सच में काम आती हैं वो आपको चीजें सिखा। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हैं कि भाई छोटी मोटी कोई दुकान रख ली, फोन वगैरह खराब हो गया तो वो सही कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक कौशल है, एक व्यवसायिक एक शिक्षा है ये, ठीक है। तो इस पर भी जो है सरकार ने टाइम टाइम पर जो है ध्यान दिया है ना, कि लोग जैसे अलग अलग यहाँ पर आप देखोगे सरकार ने प्रोग्राम शुरू किए जिसमें जो है कौशल पर ध्यान दिया गया। किस पर? ज्ञान और कौशल पर, कि भैया जो सच में जो देखो अभी आप देखोगे ना, अभी सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न चल रहा है हमारे देश में, वो क्या चल रहा है, सबसे बड़ा मेन जो समस्या है वो है कौशल को लेकर। हमारे देश में जो बहुत बड़ा एक युवा जो है, जो बेरोजगार घूमता है, जिसके आपने देखा होगा कि चपरासी की जगह निकली और पीएचडी जो पास किए हुए हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कौशल की कमी है। अगर आपके पास कौशल है तो आप खाली कभी बैठ ही नहीं सकते। यहां पे क्या होता है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग सरकार को गाली देते हैं कि भैया हम जो है बेरोजगार हैं। लेकिन असलियत में क्या है, आपको पता होना चाहिए, असलियत में क्या है, हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। और जिसके पास स्किल्स होंगी, कौशल होगा, वो कभी खाली ही नहीं बैठेगा, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूल बच्चों को जो है 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जो है दिशा में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है ना। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में पास हुआ था, 2000 या 2001 में पास हुआ था, देख लेना। और फिर आप देखो गया यहाँ पे कि हमने एक टारगेट बनाया कि 2010 में कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको जो है सर्व शिक्षा दी जाएगी, उनको जो है एजुकेशन दी जाएगी, मैंडेटरी कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया ये हमने, ठीक है। प्रावधान हमने अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलकर हमने जो है यहाँ पर राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ ही जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया। अब ये क्या है भाई, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो प्रारंभ, ये क्या, स्कूल लौटो शिविर ये क्या होता है बेसिकली? तो देखो टाइम टाइम पर सरकार जो है ना अलग अलग प्रोग्राम चलाती रहती है। जैसे मैं बात करूं सेतु पाठ्यक्रम की और स्कूल लौटो शिविर की, तो इसमें होता क्या है, इसमें मेन मकसद ये होता है कि स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उनको एक अच्छे स्तर की शिक्षा कैसे दी जाए। तो यही मकसद होता है इन सारे प्रोग्राम का। चाहे मैं सेतु पाठ्यक्रम की बात करूं, चाहे मैं स्कूल लौटो शिविर की बात करूं, इसमें जो छोटा तबका जो होता है ना, इसमें क्या होता है, छोटे तबका यानी कि जो बच्चे होते हैं, पिछड़े इलाकों में बच्चे होते हैं, या तो वहां पर स्कूल खुलवाए जाए बहुत सारे, ताकि वहां के जो पिछड़ा जो बच्चा है, जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से आता है, उनका दाखिला हो, है ना। और यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद होता है इसका कि कैसे भी ना कैसे भी करके हमें बच्चों के दाखिले बढ़वाने हैं। जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल बना दो। तो ये सारी चीजें होती हैं और टाइम टू टाइम सरकार ने कदम उठाए हैं। कक्षा में जो है बच्चों की उपस्थिति को जो बढ़ाने के लिए, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में जो सुधारने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, किसकी बात हो रही है, आपको पता चल गया होगा, मिड डे मील की बात हो रही है। और जो बच्चे गांव में रहते हैं या फिर जो छोटे शहर में भी रहते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा मिड डे मील क्या होता है। अब ये मिड डे मील का शुरू करने का यहाँ पर जो मेन रीजन था वो क्या था, मेन कारण क्या था, देखोगे ना 1996-97 के करीब जो है यहाँ पे मिड डे मील ये प्रोग्राम लाया गया था। और उसका मेन मकसद क्या था, अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जैसे गरीब घरों में बच्चे भूखे होते हैं, तो खाने की लालच में जो है वो क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, उन्हें स्कूल में खाना मिलेगा, और जब खाना मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, खाना मिलेगा तो उनको पेट भरेगा, उनको पोषण भी मिलेगा, एक स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खैर रियलिटी में अलग होता है, रियलिटी में बेचारे को स्वादिष्ट भोजन तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं उसमें कीड़े वीड़े, मैंने देखा है कई बार न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता है कि खाने में कीड़ा निकल आया, बहुत ही बेकार क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है उन्हें। लेकिन हाँ, सरकार का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि अच्छी क्वालिटी का जो है खाना दिया जाएगा, और बच्चे खाने के लालच में जो है स्कूल आएंगे, उनका उपस्थिति बढ़ेगा, तो स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे भी, भाई पढ़ेंगे ना, स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ेंगे। अब खाने के लालच में स्कूल आ रहे हैं तो उस बहाने से वो पढ़ भी लेंगे, और उन्हें एक पोषण जो खाना जो है ना, एक पौष्टिक भरा जो खाना है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई।
आगे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे 12वीं की बात करें, 12वीं योजना में जो है, 12वीं योजना ये पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है में जो है उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु के जो है नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% की वृद्धि 2020-21 तक जो है करने का जो है प्रयास किया गया है। यहाँ पे एक टारगेट बनाया गया। अब होता क्या है, हर वर्ष हर क्या होता है, आपने पंचवर्षीय योजना सुना होगा कि 5 वर्ष के लिए सरकार क्या करती है, कोई भी योजना को लाती है और 5 वर्ष का टारगेट होता है, उसमें हम अलग अलग टारगेट को सेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या सेट किया कि भाई देखो, जो 12वीं योजना जो थी, 12वीं जो प्लान जो था, उसमें हमने देखा कि भैया देखो 18 से, जो उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं, सरकार ने क्या किया, उच्च शिक्षा पे ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने बोला कि देखो, जो उच्च शिक्षा यानी कि जो 18 से 23 वर्ष की जो आयु के लोग जो पढ़ाई करते हैं, है ना, उनके नामांकन में कितने बढ़ोतरी हुई है। तो भैया सरकार का उद्देश्य था 12वीं योजना में कि हम 2017 तक 25.2% की वृद्धि करेंगे और 2020-21 तक जो है हम क्या करेंगे, 30% तक की वृद्धि करेंगे। किसमें, उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा ग्रहण कितने लोग कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में क्या क्या आ जाए, 12वीं आ गया, ग्रेजुएशन आ गया, मास्टर्स आ गया, ये सब जो है उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की जो है शिक्षा में आता है। ठीक है, ये सारी मतलब प्रयास जो है गवर्नमेंट कर रही है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। यह रणनीति बहुत ही जो है वृद्धि गुणवत्ता राज्यों के लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम में जो है परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सरकार यहाँ पे क्या केंद्रित कर रही है, सरकार यहाँ पर बोल रही है कि उच्च शिक्षा में हम बहुत सारी चीजों को शामिल करेंगे। और उच्च शिक्षा में हम किस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो उच्च शिक्षा में हम किस पे ध्यान देंगे भाई, अनौपचारिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। फॉर्म दो चीजें होती हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में तो प्रॉपर आप कॉलेज में जाते हो, है ना, प्रॉपर वहां पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हो, है ना, या फिर आप देखो मतलब बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन लेते हो। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि उसमें आप जो है अपनी कौशल पे ज्यादा ध्यान देते हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ोगे, है ना। तो इन सारी चीजों पर जो है सरकार ने इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने पे जो है बहुत ज्यादा काम किया। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की, हम बात करें तो यहाँ पर इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पे जो है बहुत ज्यादा काम किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायीकरण जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि भाई बच्चों को सिखाओ कुछ, मतलब ठीक है किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन किताब के अलावा आप क्या करोगे अपनी जिंदगी में, है ना, आप अपना पेट भरने के लिए क्या करोगे, आप पूरे देश की पूंजी बनने में आप कैसा अपना जो है योगदान निभा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वही लिखा हुआ है, योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। तो ये देखो, ये सारी जो चीजें, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा की बात हो रही है। और जब उच्च शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पर हर चीज आ जाती है ना। संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है भाई, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जैसे आप बात करो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, टीवी की बात कर लूं, मीडिया हाउसेस की मैं बात कर लूं, तो इनकी भी शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा लोग जो है मीडिया वाले बन जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने। और बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो होती हैं, उन पर जो है मतलब कहने का मतलब ये है सरकार किन चीजों पर फोकस कर रही है, तो सरकार जो है बेसिकली व्यवसायिक शिक्षा पे फोकस कर रही है, कौशल पर फोकस कर रही है। और सरकार ये चाहती है किसी ना किसी तरीके से हमारी जो मानव पूंजी है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य जो है किसी भी देश का बहुत जरूरी होता है। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी। पहले बताया था मैंने किसी भी देश की शिक्षा, है ना, साक्षरता, स्वास्थ्य और कौशल, ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं मानव पूंजी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, अब जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है उसे जो है अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को जो है सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता है। क्यों, क्योंकि उस देश में अगर लोग बीमार हैं, देश ही बीमार है, तो देश कुछ नहीं कर सकता। पहले भैया एक बात बताओ, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको भूख भी नहीं लगती, कुछ काम करने में मन लगता है। तो अगर शरीर बीमार है तो कोई भी आपको दुनिया का सुख अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आप शारीरिक रूप से सुख नहीं हो तब तक आपको कोई भी दुनिया की शांति, आपको यहाँ की दुनिया की खुशी जो है आपको खुश नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो भाई, आपका शरीर ही आपको पीड़ा दे रहा है तो आप कैसे खुश रहोगे। ठीक है, तो देखो हमारी राष्ट्रीय नीति का जो लक्ष्य भी जो है जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर जो है विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक जो है इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो सरकार भी यहां पर जो है लगी हुई है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जो है जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब जब किसी भी देश में आयु वृद्धि हो रही है, यानी कि लोग जो है जी ज्यादा रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले उदाहरण दिया था आपको जापान का, अब जापान में लोग ज्यादा जी रहे हैं भाई, है ना। अब ज्यादा जी रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई उस देश में जो स्वास्थ्य का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है भाई, तभी तो लोग जी रहे हैं। वहां पे अगर कोई बीमारी भी पड़ जाता है तो ठीक हो जाता है। वहां लोग खा जो रहे हैं, खान पीन जो है वहां पर, खाना पीना जो है वो भी बहुत अच्छा है भाई। खाना पीने से बहुत फर्क पड़ता है भाई। बीमारियां किससे होती हैं भाई, ज्यादातर जो बीमारियां जो होती हैं वो आपके खान पान पर ही निर्भर करती हैं, आप पानी कैसा पी रहे हो, तो ये सारी जो चीजें वो भी मैटर करती हैं। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ जो बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से जो है शिशु मृत्यु दर घटता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज की बात हो रही है, शिशु मृत्यु दर।
अब यहां पे बात किसकी की जा रही है कि देखो शिशु मृत्यु दर पहले से समझ लो होता क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि देखो हमेशा याद रखो, 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 बच्चों में से 1 वर्ष का होने से पहले कितने बच्चों की मौत हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला कि भैया देखो 1000 बच्चे पैदा हुए और उन 1000 बच्चों में से 1 साल का होने से पहले, 1 साल क्रॉस करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसको हम शिशु मृत्यु बोल देते हैं। और एक टाइम पर भारत का शिशु मृत्यु दर जो था वो बहुत ज्यादा था, बहुत हाई था। भारत की मैं बात करूं, है ना, भारत में जो है कुल 181 मेडिकल कॉलेज हैं और 300 डेंटल कॉलेज हैं। अब यहाँ पे ये भी एक चीज और देखी गई है कि देखो अगर आपको स्वास्थ्य का स्तर लेवल डेवलप करना है तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। स्वास्थ्य लेवल जो है, स्वास्थ्य स्तर को जो है आपको विकसित करना है तो आपको जो है यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य जो, अरे भाई इतने सारे एम्स खुल गए हैं, सोच के देखो, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे आप बोल सकते हो हॉस्पिटल्स हैं। अब ये जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य स्तर उतना ही बढ़ेगा हम लोगों का, है ना। कोई भी बीमारी हुई, पास में आपके हॉस्पिटल है, वहां आप चले गए और आपने जो है अपने आप को दिखा लिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो जब सबसे पहली चीज क्या है, देखो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, है ना। जैसे माताएं और जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए उनको एक होता है ना कि जब उनकी डिलीवरी होती है तो ध्यान से सब कुछ करना, और उसके बाद जो है बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उनकी देखभाल करना स्टार्टिंग में ना, 1 साल तक तो बहुत अच्छे से जो है उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है भारत में कुछ जो है 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 जो है डेंटल कॉलेज है। अब ये संख्या बढ़ भी गई होगी, ये एक संख्या अपने बुक में देख लेना, ये संख्या बदलती रहती है, एक बार ऐसा मत बोलना सर ने गलत बता दिया, ये संख्या बढ़ती घटती रहती है ना। 4 राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों में अधिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब देखो जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे उतना डॉक्टर्स भी आएंगे, और जब ज्यादा डॉक्टर्स होंगे तो क्या होगा, तो दिक्कत नहीं होगी भाई, तो हमारा जो स्वास्थ्य खराब भी होता है तो सही हो जाएगा भाई। स्वास्थ्य देखो होता क्या, बीमार हम सब पड़ते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज पता होना जरूरी है ना, सही टाइम पर इलाज, सस्ता इलाज, एक ऐसा इलाज जो सबके पास उपलब्ध हो। तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, डॉक्टर्स चाहिए होंगे और बहुत सारे हॉस्पिटल चाहिए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीजें, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजों की बात हो रही है, शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है ना। तो शिशु मृत्यु दर से जो है प्राय 1 वर्ष से कम आयु की शिशु की मृत्यु, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से 1 वर्ष कंट्रोल करने से पहले कितने बच्चों की जो मौत हो जाती है, उसके बाद उसको हम बोल देते हैं शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। मतलब मान के चलो 1000 व्यक्ति हैं, है ना, 1000 में से 1 वर्ष की बात करो, 1 वर्ष में 1000 में से कितने व्यक्तियों की मौत हो गई। और इसका ठीक उल्टा क्या है, इसका ठीक उल्टा है जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट, कि 1000 लोग जो है यहाँ पर हैं, 1000 में से 1 साल में जो है कितने लोग जो है जन्मे हैं, है ना। जन्म दर से प्राय एक विशेष अवधि में है प्रति 1000 व्यक्ति, एक कोई एक विशेष अवधि है, मान के चलो 1 साल है ना, प्रति व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो है जन्म लेने वाले शिशु, मतलब 1000 व्यक्तियों में से कितने कितने शिशुओं ने जन्म लिया। मतलब हमने क्या किया, हमने कोई एक अवधि ले ली और 1000 में से कितने जो है यहाँ पे, जैसे मैंने शिशु मृत्यु दर की बात की, 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं, 1000 में से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले मर रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं, 1000 में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, है ना। तो के एक प्रति 1000 क्या लिखते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों की हम एक कोई सूची बना लेते हैं 1000 व्यक्तियों की, और उस 1000 व्यक्तियों को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि इन 1000 व्यक्तियों से कंपेयर करें तो कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, कितने जन्म हुए हैं। इन 1000 व्यक्तियों को हम ले लेंगे किसी एक सीमा में, है ना, एक अवधि में, और उसमें हम देखेंगे कितने जो लोग हैं वो मरे हैं, तो उसको हमने क्या दे दिया ना, मृत्यु दर दे दिया। तो ये सारी वो चीजें क्या दिखाती हैं, अगर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, मृत्यु दर अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि उस देश का जो स्वास्थ्य, जो आप बोल सकते हो एक हेल्थ फैसिलिटीज जो है ना, स्वास्थ्य स्तर बहुत गिरा हुआ है ना। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश का जो है शिशु मृत्यु दर अगर बहुत गिरा हुआ है, इसका मतलब उस देश में स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। जैसे मैं केरला की बात करूं तो केरला में बहुत सही है, अगर मैं बिहार की बात करूं, हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे बहुत कम है ना। अगर मैं जन्म दर की बात करूं तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि किसी भी देश में जनसंख्या किस दर पर बढ़ रही है। ये सारी चीजें हो गई। अब आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, बेरोजगारी के बारे में। अब बेरोजगारी में क्या होता है, या तो किसी व्यक्ति के पास काम ना हो, है ना, या तो किसी व्यक्ति के पास काम ना हो, या फिर किसी व्यक्ति के पास काम तो है लेकिन उसको उस लेवल का काम नहीं मिल रहा जिसका वो कौशल है, जिस हिसाब से उसके पास कौशल है, स्किल्स है, टैलेंट है, उस हिसाब से आप उसको उस लेवल का काम नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, मान के चलो कोई ग्रेजुएट है ना, और अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास स्किल्स की कमी है, इसलिए क्या कर रहा है, वो जो है स्वीपर का काम कर रहा है ना, साफ सफाई का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने को तो काम कर रहा है ना। और यहाँ पे ये भी होता है कि भाई मान के चलो कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है ना, अब उसको जो है मान के चलो साफ सफाई का काम मिल रहा है, लेकिन वो नहीं करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो उसका स्तर नहीं है ना, उसके पास तो अलग ही स्किल्स है,
क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे वही बात है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर जो है काम करने के लिए इच्छुक लोग जो है रोजगार नहीं पा सकते। मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि वही बात हो रही है कि भाई देखो, जो मजदूरी जो है ना? जो जो मजदूरी दर है कि उस दर पर, उस रेट पर जो कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। समझ रहे हो ना? ये भी एक बेरोजगारी होती है, ये भी एक बेरोजगारी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि बेसिकली कोई काम तो करना चाहता है, लेकिन उसको उस लेवल का काम ही नहीं मिल रहा, उस रेट पर काम नहीं मिल रहा। तो ये भी बेरोजगारी है एक तो, है ना? जब मान के चलो आप जो है 10,000 लायक हो और आप 3,000 पे काम कर रहे हो, तो ये भी एक तरह की बेरोजगारी है भाई। या फिर काम ही नहीं कर रहे कि इतना कम मिल रहा है। तो देखो, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। तो समझ में आ गया? श्रम बल की हम बात करें, लेबर फोर्सेस हम बोलते हैं, है ना? जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र जो है 25 से, है ना, 59 वर्ष के बीच है। तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? श्रम बल को, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें, इसमें कब कितने से कितने तक व्यक्ति आते हैं? तो इसमें जो है 25 साल से 59 साल के जो व्यक्ति जो आते हैं, है ना? अब अगर मैं श्रम बल की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, तो इतना, मतलब श्रम बल का मतलब क्या? इतने लोग काम करने लायक हैं, इतने लोग काम करने लायक हैं। अब इसमें से आप कैलकुलेट करोगे कि इतने में से कितने व्यक्ति जो है वो काम करने के इच्छुक हैं, है ना? अब मान के चलो, देखो, जब जब प्रचलित मजदूरी की दर जो है, दर पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, है ना? तो ये भी तो एक बेरोजगारी हो गई ना। समझ में आया? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते, तो ये भी क्या होती है? ये भी एक तरह की जो है बेरोजगारी, मतलब बहुत ही एक पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। समझ में आ गया? भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में जो अंतर है, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें और अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं, इन दोनों में जो बेरोजगारी के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग है। मतलब गांव में अलग तरीके की बेरोजगारी है और शहरों में अलग तरीके की बेरोजगारी है। अगर मैं गांव की बात करूं, तो यहां पर जो ज्यादातर बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और मौसमी बेरोजगारी होती है। कि सर, ये प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? देखो, मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है, मौसम के अनुसार होती है। मान के चलो, आपने गेहूं की खेती की, है ना? आपने गेहूं बो दिए, है ना? बो दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने गेहूं बोए हैं और कल तक जो है गेहूं उग के खड़े हो जाएंगे और आप बेच के उन्हें पैसे कमा लोगे। अब गेहूं को उगने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अब जिनके पास खेती बहुत कम होती है, बेचारे वो गेहूं उगा देते हैं। अब 4 महीने वो खाली थोड़ा ना बैठेंगे, तो वो इंसान 4 महीने खाली बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसान 4 महीने खाली बैठ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो मौसमी बेरोजगार कहलाएगा। समझ में आ गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब होता है, मान के चलिएगा कि एक जो है यहाँ पे खेत है, ठीक है? अब इस खेत में जो है 2 व्यक्तियों की जरूरत थी, है ना? मान के चलो, इस खेत में 2 व्यक्तियों की जरूरत थी और 5 व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, है ना? तो मान के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बचे हुए जो शेष 3 व्यक्ति जो हैं, है ना, 3 व्यक्ति जो हैं, वो, उनका काम जो है, उनका जो उत्पादन जो है वो निल है, जीरो है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल देंगे। कहने को तो उस खेत में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी। काम कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग कर रहे हैं। और ज्यादा कितने हैं? 3 लोग। मतलब 3 जो लोग एक्स्ट्रा जो लोग काम कर रहे हैं, उनका उत्पादन तो शून्य हुआ ना। और ये समस्या कहां आती है? ये समस्या कहां देखने को मिलती है? तो ये समस्या वहां देखने को मिलती है जहां पर क्या होता है, जहां पर परिवार के जो लोग होते हैं वो आपस में काम कर लेते हैं, है ना? परिवार के जो लोग हैं, मान के चलो आप स्कूल से आए और पापा ने बोला चल खेत में काम कर। अब खेत में तुम्हारे 3-4 बहन भैया ऑलरेडी काम कर रहे हैं और तुम भी जाके लग गए। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना? कहने को तो आप दिख रहा है आप काम कर रहे हो, लेकिन आप असल में बेरोजगार, ठीक है? उस खेत में इतने लोगों की जरूरत थी ही नहीं। तो ये गांव में देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए, मौसमी और देखो यहाँ पे, हाँ, नगरीय क्षेत्रों में जो अधिकांश जो है शिक्षित बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है भाई? अब जैसे मान के चलो, तुम जिस हिसाब से तुमने शिक्षा लिया है ना? जैसे मैंने बताया था ना कि भाई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो भी आप बोल सकते हो प्योन के लिए अप्लाई करते हैं, चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं। अब तुम जिस लेवल की तुमने शिक्षा ली है, उस लेवल का तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो भी क्या है? एक तरीके की, वो भी जो है एक बेरोजगारी है ना? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग जो है वर्ष के कुछ महीने में जो है रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग जो है आमतौर पर इस समय की समस्या से जूझते हैं। तो भाई, जो व्यक्ति कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वहां पर जो आपको सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने बता दिया। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीक होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसे प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है किसी काम में जो है 5 लोग की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें जो 8 लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? मैंने बता दिया, ये पढ़ लेना, है ना? ये मैंने बता दिया। इसकी अगर पीपीटी चाहिए आपको, तो इसकी पीपीटी आपको ऐप पे मिलेगी।
ठीक है ना। तो जिधर जो है मान के चलो पांच लोगों की जरूरत है, 8 लोग लगे हुए हैं, तो शेष जो 3 जो लोग हैं वो क्या है, वो बेरोजगार कहलाएंगे। क्लियर हुआ। बेरोजगारी से जनसंख्या की जो बर्बादी होती है, जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए जो है परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण जो है दायित्व में बदल जाते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मान के चलो कि अगर किसी भी देश का जो, देखो किसी भी देश की ज्यादा जनसंख्या है और वो बेरोजगार है, तो वो उस देश के लिए क्या होती है, वो अभिशाप की तरह होती है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर किसी भी देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी, है ना। मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक श्राप की तरह होती है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है। क्लियर हुआ ना। और यहां पे ठीक है, चलिए ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में जो है वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। समझ में आ गया। बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है तो वो क्या किसकी सूचना दे रहा है, मंदी की सूचना दे रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मंदी आने वाली है, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा धीमे धीमे चलेगी। तो अर्थव्यवस्था को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें रोजगार लोगों को देना पड़ेगा, है ना। सांख्यिकीय रूप से जो है भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। तो यहां पे देखो, अगर मैं दर की बात करूं तो देखो आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको अलग अलग दर मिल जाएंगी, बेरोजगारी किस लेवल पर है ना। 6.5% लोग बेरोजगार है, 8.5%। तो ये हर महीने आता है, हर साल का डेटा आता है, तो अपनी किताब में देख लेना। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले जो है लोगों की जो है गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, देखो बड़ी संख्या में जो निम्न आय वाले लोग हैं, निम्न आय मतलब जिनकी आय बहुत कम है ना, निम्न आय हो गया, है ना। और निम्न उत्पादकता वाले लोग, जो लोग बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं, इनकी गिनती जो है नियोजित लोगों में ही की जाती है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर हम इन लोगों की बात करें तो इनकी जो जैसे गिनती जो है, जैसे आप देखो काम तो कर रहे हैं लोग, अगर बड़ी संख्या में जो निम्न कम आय वाले जो लोग हैं, है ना, और बहुत बड़ी संख्या में हम बात करें जो आप बोल सकते हो उत्पादन में इनका शून्य, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हम काउंट तो करेंगे, नियोजित मतलब इनकी हम गिनती तो कर रहे हैं ना। अब ये बिल्कुल बेरोजगार तो है नहीं, लेकिन कहने को तो ये इनकी आय बहुत कम है और इनका जो उत्पादन में जो इनका शेयर जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम जो है इनकी गिनती कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। क्लियर हुआ। तो इनकी गिनती हम कर रहे हैं, नियोजित लोगों में ही कर रहे हैं। जैसे जो लोग अच्छा कमा रहे हैं उनकी गिनती इसी में हो रही है, लेकिन कहने को क्या है, कहने को तो भैया बहुत कम कमा रहे हैं, इनकी बहुत ही कम आय है। समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र देखो ये सारी जो चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जैसे बेरोजगारी का मतलब मैंने क्या बताया, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। ठीक है, जो जिस रेट पर, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जिस रेट पर वो काम करना चाहते हैं उस रेट पर काम नहीं मिल रहा, है ना। तुम्हें चाहिए 10,000, मिलने 3,000, तो ये भी क्या होती है, ये भी एक बेरोजगारी, इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, ये मैंने पढ़ा दिए। अब कहने का मतलब क्या भाई, कहने का मतलब देखो समरी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी अगर शब्दों में बात करूं कि अगर किसी भी देश में अगर आपको आगे बढ़ाना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो उस देश की शिक्षा की हम बात करें, है ना, उस देश की स्वास्थ्य की हम बात करें, उस देश की हम अब उस साक्षरता की हम बात करें, कौशल की हम बात करें, तो किसी भी देश को इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, तभी उस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, है ना। यानी कि किसी भी देश का जो पूंजी जो होता है ना, मानव पूंजी जो होता है, वो उस देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करता है। क्लियर हुआ ना। आई होप आपको इतनी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो भाई एंड करते हैं इस क्लास में। आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।